हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि जीडीपी के थर्ड क्वार्टर का आंकड़ा जारी हुआ है, मॉस्पी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जीडीपी की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है, अंतिम वस्तु और सेवा का, उसके कुल बाजार मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी की गणना जो है वो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के एनएसओ विभाग द्वारा तिमाही आधार पर, याद रखना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तिमाही आधार पर किया जाता है। और थर्ड क्वार्टर के आंकड़े जारी हुए हैं जिसमें जीडीपी के ग्रोथ रेट को 7.8% बताया गया है। उस हिसाब से वार्षिक ग्रोथ रेट 7.4% के लगभग हमारा हो सकता है। हालांकि सेकेंड क्वार्टर का आंकड़ा हमारा 8% से अधिक रहा है ग्रोथ रेट, लेकिन फिर भी हमारा ग्रोथ रेट पिछले वर्ष के मुकाबले, इसी क्वार्टर के मुकाबले हमारा बहुत अधिक है, या बहुत अधिक का मतलब अधिक है। ठीक है, अब बात उठता है कि आखिरकार इस जीडीपी तीसरी तिमाही में या थर्ड क्वार्टर के जीडीपी के आंकड़े में क्या मुख्य बातें हैं, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन जीडीपी के आंकड़ों में या जीडीपी की गणना पद्धति में किया गया है। तो जरा उसको समझते हैं, क्योंकि 2021 में यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा है इस तरह का, तो इस बार प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस द्वारा, खुद अलग सर द्वारा विश्वास दिवस के अवसर पर बहुत सारे छूट दी गई हैं अलग अलग जो हमारे कोर्सेस हैं उसमें, ऑनलाइन कोर्सेस में। जैसे अगर आप देख रहे हैं प्रारंभ कोर्स में, तो ये जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है इनमें काफ़ी हेवी छूट है। आरंभ बैच है जो 11-12 के बच्चे हैं, इसमें भारी छूट है। इसी प्रकार आप सभी बैचेस में अगर देखेंगे ऑनलाइन कोर्सेस में, तो उसमें बहुत सारी छूट है जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं। डन। अब सवाल उठता है कि इस बार या तीसरी तिमाही में जो थर्ड क्वार्टर के जीडीपी के आंकड़े जारी हुए हैं, जो अक्टूबर से दिसंबर तक के होते हैं, इसमें जीडीपी की गणना पद्धति में परिवर्तन क्या क्या किए गए हैं, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला परिवर्तन अगर हम देखें, पहला परिवर्तन तो जीडीपी की गणना का आधार वर्ष, बेस ईयर को चेंज किया गया। जीडीपी की गणना का आधार वर्ष अभी तक देखा जाए आजादी के बाद से अब तक ये 8वां परिवर्तन है, यानी 7 परिवर्तन 7 बार चेंज किया जा चुका है। आधार वर्ष जो 2000 लास्ट जो चेंज हुआ था वो 2015 में हुआ था, जब 2011-12 2004-5 से 2011-12 किया गया। लेकिन अब 2026 में आधार वर्ष बदल करके 2022-23 कर दिया गया है। और देखा जाए आज़ादी के बाद से लेकर पहली बार जब आधार वर्ष बदला गया था 1956, और उसके बाद लगातार 10-10 वर्ष और बाद में 5-5 वर्ष में आधार वर्ष को परिवर्तित करने की परंपरा शुरू हुई। तो फिर सर 2015 के बाद अब 10 साल क्यों लगे? कारण यह है कि 2019 में सरकार आधार वर्ष बदलना चाहती थी, लेकिन 2019 में कोविड आया, कोविड के बाद मंदी, मंदी के बाद रिकवरी, इसमें लंबा समय लग गया। अब सरकार जान गई है कि अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में है, तो हम आधार वर्ष में परिवर्तन कर सकते हैं। आधार वर्ष के इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए, ध्यान रखिए इस बात को कि जीडीपी की गणना 2 प्रकार से होती है, 2 तरह से जीडीपी को हम देखते हैं। एक हम बात करते हैं हमेशा रियल जीडीपी की बात करते हैं, रियल जीडीपी यानी वास्तविक जीडीपी की बात करते हैं, और एक हम नॉमिनल जीडीपी यानी मौद्रिक जीडीपी की बात करते हैं, मौद्रिक जीडीपी की बात करते हैं। अब अगर हम जीडीपी की गणना आधार वर्ष बेस ईयर में कर रहे हैं, आधार वर्ष में यानी बेस ईयर में 2000, मान लीजिए अब जीडीपी का आधार वर्ष 2022-23 हो गया है, उसमें अगर हम जीडीपी की गणना करते हैं तो उसको रियल जीडीपी कहा जाता है। और जो वर्तमान मूल्य में, जो अभी चालू वर्ष है, उस मूल्य में अगर जीडीपी की गणना करें तो उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। हालांकि हमेशा नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से ज्यादा होता है, हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि वर्तमान चालू मूल्य में निकाला जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि रियल जीडीपी ज्यादा बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि रियल जीडीपी गणना आधार वर्ष में होने के कारण ये देखा जाए तो जीडीपी की सही तरीके से गणना कर पाता है, और यहां वस्तु और सेवा के वास्तविक उत्पादन का भी पता लगता है। केवल मूल्य बढ़ने से संभावना मौद्रिक जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी के बढ़ने की होती है। डन। तो ये जीडीपी में पहला परिवर्तन किया गया जिसको आप ध्यान में रखना है, आपको दिमाग में बैठाना है। जबकि अगर हम दूसरे परिवर्तन की बात करें तो दूसरा परिवर्तन है डबल डिफ्लेशन। डबल डिफ्लेशन मेथड का अब प्रयोग किया जा रहा है। ये क्या है? हालांकि हमारे देश में अभी तक जीडीपी की गणना में अगर आप देखा जाए तो 2 प्रकार से, एक इनपुट, इनपुट से क्या बनता है? आउटपुट बना।
इनपुट से आउटपुट बना, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है, प्लास्टिक से पेन बना तो प्लास्टिक इनपुट है, आउटपुट है बाहर, मान लीजिए जिससे पेन बना तो ये आउटपुट हुआ। तो हमारे देश में जनरली क्या किया जाता है, जीडीपी की गणना में जो हम डिफ्लेशन का प्रयोग करते हैं, डिफ्लेशन यानी अपस्फीतिक, ठीक है ना, जीडीपी में मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाना, डिफ्लेशन का मेथड जो है हम लोग हमेशा आउटपुट में ही करते हैं, ठीक है ना, हम लोग इनपुट में नहीं करते हैं, जनरली हमारा आउटपुट में ही अभी तक किया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि इनपुट की बात करें, इनपुट मतलब होता है कच्चा माल, इनपुट की बात करें तो कच्चा माल होता है, ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु होती है, और आउटपुट का मतलब यहां पर है अंतिम वस्तु है जिसका बाजार मूल्य होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अंतिम वस्तु के मूल्य पर डिफ्लेशन या विस्फीति का प्रयोग करते हैं। लेकिन चूंकि इनपुट की बात करें और आउटपुट की बात करें, दोनों की मूल्य में वृद्धि होती है, और दोनों एक तरह से नहीं, अलग अलग तरह से दोनों के मूल्य में वृद्धि होती है, जबकि हम केवल आउटपुट के ही डिफ्लेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। तो यहां एक बात समझने की बात जरूरत है कि इसलिए जीडीपी की गणना बहुत सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। तो अब सरकार ने, मॉस्पी ने तय किया है कि हम इनपुट और आउटपुट दोनों में ही देखा जाए तो डिफ्लेशन का प्रयोग करेंगे, यानी मुद्रास्फीति के प्रभाव को दोनों में ही हम समायोजित करेंगे। इसीलिए इसको कहा गया डबल डिफ्लेशन मेथड, इसको कहा गया डबल डिफ्लेशन मेथड। और इसके लिए कि डबल डिफ्लेशन मेथड बेहतर तरीके से हो, इसके लिए एक सप्लाई यूज टेबल का प्रयोग किया गया है। सप्लाई यूज टेबल बनाया जाएगा, सप्लाई यूज टेबल यानी आपूर्ति तालिका का प्रयोग किया जाएगा, सप्लाई यूज टेबल। और सप्लाई यूज टेबल में देखा जाएगा कि हम क्या चीज इनपुट का प्रयोग कर रहे हैं, मध्यवर्ती वस्तु का, उसका उत्पादन देश में हो रहा है कि भले वो विदेशों से आयात हो रहा है, या हम जो वस्तु बना रहे हैं उसको अपने घरेलू देश की सीमा में बेच रहे हैं या बाहर बेच रहे हैं, दोनों को ही बात करें तो हम सप्लाई यूज टेबल के माध्यम से कहीं ना कहीं सही तरीके से डबल डिफ्लेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि यहां एक बात और बहुत समझने की जरूरत है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कि एक होता है जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। और जीडीपी डिफ्लेटर मतलब होता है जीडीपी अविस्फीतिक, इसको बोलते हैं अविस्फीतिक बोलते हैं। और जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी गुणे 100, कहीं 100 नहीं भी होता कोई बात नहीं, लेकिन यह है जीडीपी अविस्फीतिक। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जीडीपी डिफ्लेटर में हम लोग डब्ल्यूपीआई का प्रयोग करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। और अभी भी होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो आधार वर्ष है ये 2011-12 ही है, जो इसका एक बहुत ड्रॉबैक है बड़ा, कि अभी भी हम लोग 11-12 डब्ल्यूपीआई के आधार वर्ष 2011-12 का ही इसमें प्रयोग कर रहे हैं, जबकि जीडीपी की गणना का आधार वर्ष बदला जा चुका है, ठीक है। हालांकि अभी तक रमेश चंद्र समिति का गठन हो चुका है जिसके सिफारिश पर इसके भी आधार वर्ष को बदला जाएगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल ये 2011-12 ही बना हुआ है। हालांकि आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के भी आधार वर्ष को भी बदला जाना इस बार तय है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, इसके अलावा डिस्क्रिपेंसी की बात करते हैं, विसंगति की बात करते हैं। ये क्या है जीडीपी की गणना में? तो जीडीपी की गणना जो की जाती है हमारे देश में, जीडीपी की गणना की बात करें तो जीडीपी की गणना की 3 विधि हैं। कौन कौन सी विधि है? एक को कहा जाता है उत्पाद विधि कहा जाता है, प्रोडक्ट मेथड कहा जाता है, जिसको जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन भी कहा जाता है, सकल मूल्य वर्धन भी कहा जाता है। और दूसरा है व्यय विधि जिसको हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं, जहां पर जो खर्च करता है उपभोक्ता, सरकार या निजी कंपनी, उसको कुल करके, टोटल करके और निर्यात को जोड़कर आयात को घटा दे, तो व्यय विधि से या एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी गणना हो जाती है। और एक होता है आय विधि, इनकम मेथड से हम जीडीपी की गणना करते हैं, जहां कारक आय को लेते हैं टोटल और फिर उसको इनडायरेक्ट टैक्स से एडजस्ट करके हम लोग जीडीपी निकाल लेते हैं। अब सवाल उठता है कि थ्योरेटिकली बात करें तो इन तीनों की गणना विधि में जीडीपी गणना या जीडीपी बिल्कुल एकदम सेम होना चाहिए। अगर यहां 100 तो ये भी 100, लेकिन ये 100, ठीक है, तीनों 100 होना चाहिए थ्योरेटिकली। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें, वास्तविक रूप में देखें गणना में, तो हम क्या देखते हैं भारत में? एक बात और ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एनएसओ जीडीपी की गणना में इन 2 पद्धति का प्रयोग करता है, उत्पाद विधि और व्यय विधि, इसका प्रयोग नहीं होता है। तो आमतौर पर दोनों तरह से जीडीपी गणना सेम होनी चाहिए, लेकिन दोनों में जीडीपी गणना के में दोनों का जो आउटपुट है, दोनों का जो अंतिम रूप से फल है, वो दोनों अलग अलग आता है,
ठीक है, दोनों में हम विसंगति डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मान लीजिए 100 रुपया आना चाहिए, उत्पाद विधि से आ रहा है 100 रुपया, तो हम क्या देखते हैं कि व्यय विधि से लगभग 95 या 96 रुपीज अगर आ रहा है, मैं मानकर चल रहा हूं, तो इसका मतलब 4 रुपए का डिस्क्रिपेंसी है, तो वो डिस्क्रिपेंसी या विसंगति के रूप में एडजस्ट करना पड़ता है। हालांकि यहां इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो उत्पाद विधि है इसको हम लोग बेंचमार्क के रूप में लेते हैं यहां, जो क्योंकि इसको बेहतर तरीका माना जाता है। अगर बेहतर तरीका पूछा जाए इन दोनों में, तो सबसे बेहतर तरीका एनएसओ उत्पाद विधि को मानती है। अब उत्पाद विधि के बाद अगर कुछ विसंगति होता है, मान लीजिए व्यय विधि में जीडीपी गणना कुछ कम होती है, तो उसको फिर एडजस्ट किया जाता है उत्पाद विधि को देख करके, ताकि जीडीपी को समायोजित किया जा सके और एक समान रखा जा सके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिपेंसी, जिसमें हम लोग उत्पाद विधि को बेंचमार्क के रूप में रखेंगे। ठीक है, उत्पाद विधि को किसके रूप में रखेंगे? हम लोग बेंचमार्क के रूप में रखेंगे, और उसी से हम लोग व्यय विधि को क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। डन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो हम देखते हैं अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, इनफॉर्मल इकोनॉमी। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था भारत में बहुत अधिक है। भारत में अनौपचारीकरण बहुत ज्यादा है, लगभग माना जाता है 90% से भी ज्यादा अनौपचारीकरण है। अनौपचारीकरण जहां श्रमिक जो काम करते हैं, ना उनको वेतन की गारंटी होती है, ना काम करने की गारंटी, घंटे निर्धारित होते हैं, और ना उनको कोई सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ये सब कुछ नहीं दिया जाता, लगभग ना के बराबर। तो भारत में अनौपचारीकरण, जैसे गिग अर्थव्यवस्था, अनौपचारीकरण बहुत ज्यादा है भारत में। ठीक है, इनफॉर्मल इकोनॉमी। अब होता क्या था अभी तक भारत में जीडीपी की गणना में इनफॉर्मल सेक्टर को किस प्रकार लिया जाता था? इसीलिए तो आईएमएफ ने भारत के जो एनएसए, नेशनल स्टैटिस्टिकल अकाउंट को आईएमएफ ने हाल में पुअर रेटिंग दी। क्यों दी? क्योंकि उनको उसका मानना है आईएमएफ का कि इनफॉर्मल सेक्टर का सही तरीके से समायोजन आप कर ही नहीं पा रहे हैं। हुआ क्या, 2011-12 में मान लीजिए अगर लिया गया कि फॉर्मल सेक्टर जो है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, मैं मानकर चल रहा हूं, ध्यान से समझना, इनफॉर्मल। अब मान लो फॉर्मल में निकाला गया कि 200 करोड़ है, 200 करोड़ रुपया है, मान लीजिए फॉर्मल में है। ठीक है, तो इनफॉर्मल में निकाला गया कि उसका हाफ है, यानी 100 करोड़ रुपया निकाला गया इनफॉर्मल में। ठीक है, 2011-12 में गणना हुआ। अब 12-13 में फिर से सर्वे होना चाहिए था, गणना होना चाहिए, लेकिन मान लिया गया कि भाई इनका जो अनुपात है, अब ध्यान दो, 2:1। अब ये 2:1 को ही हमेशा प्रॉक्सी के रूप में, इसको बोलते हैं प्रॉक्सी मेथड, हमेशा अब भारत में शुरू हो चुका था, प्रॉक्सी मेथड शुरू हो चुका था 2011-12 के बाद में। प्रॉक्सी प्रणाली शुरू हो चुकी थी कि एक बार निकल कर आ गया 2:1, तो हम 2:1 ही लेंगे। अब फॉर्मल सेक्टर जो भी आता, मान लीजिए 500 करोड़ आया, तो अपने आप मान लिया जाता था कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो 250 करोड़ होगा, और ये चला आ रहा था। जबकि बाद में आईएमएफ ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सरकार ने तय किया कि नहीं, ये प्रॉक्सी मेथड हम यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, हर साल अब इनफॉर्मल सेक्टर का भी क्या किया जाएगा? सर्वे किया जाएगा। सर्वे किया जाएगा, और सर्वे करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि ये एसयूज पद्धति का प्रयोग करेंगे। अब एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज, फिर से बोल रहा हूं, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज, एसयूज पद्धति का प्रयोग किया जाएगा, जहां 5 लाख से भी अधिक जो है एंटरप्राइज है, इनफॉर्मल सेक्टर को सर्वे किया जाएगा, उसके आंकड़े के अनुसार यहां गणना किया जाएगा। डन। तो ये क्या किया जाएगा, अब गणना को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो हमें आउटपुट मिले, जो हमें अंतिम रूप से आंकड़े साबित मिले, वो आंकड़े ज्यादा प्रमाणित हो, ज्यादा विश्वसनीय हो। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, तो लास्ट अगर बात करें वस्तु एवं सेवा कर के बारे में बात किया गया। अब देखो जरा ध्यान से कि 2011-12 में जीडी 2015 में, वर्ष 2015 में जीडीपी का आधार वर्ष 2011-12 किया गया। डन। अब 2011-12 2015 में किया गया, और जीएसटी को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 में। तो कहीं ना कहीं 2011-12 का जो आधार वर्ष था, उसमें जीएसटी को समायोजित ही नहीं किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन अब सरकार ने कहा है, चूंकि जीएसटी लागू हो चुका है 2017 में, और जीडीपी की गणना बाजार मूल्य में होती है, तो हम यहां पर जीएसटी को भी समायोजित करेंगे, ताकि हमारा आंकड़ा और बेहतर मिले, और पारदर्शी मिले, और विश्वसनीय मिले। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं जीडीपी की गणना में, जो अपने दिमाग में एक एक करके बैठा लो। जैसे पहला नंबर अगर मैं बात करूं, नंबर 1 याद करो, अभी मैंने जो बताया, पहला नंबर आधार वर्ष में परिवर्तन, याद करो 2011-12 से 2022-23, एकदम याद हो गया बढ़िया से, ताकि रियल और नॉमिनल जीडीपी की गणना हो सके। डन।
दूसरा परिवर्तन डबल डिफ्लेशन मेथड। डबल डिफ्लेशन का मतलब अब केवल आउटपुट को डिफ्लेट नहीं होगा बल्कि इनपुट को भी डिफ्लेशन, दोनों को, इनपुट आउटपुट दोनों को डिफ्लेट किया जाएगा ताकि जीडीपी के आंकड़े सही प्रमाणिक रूप से हमें प्राप्त हो सके। डन। तीसरा जो परिवर्तन होगा वो इनफॉर्मल डिस्क्रिपेंसी को पहले डिस्क्रिपेंसी विसंगति की बात करें तो हम उत्पाद विधि और व्यय विधि का प्रयोग करते हैं जीडीपी गणना में। हम क्या देखेंगे कि उत्पाद विधि को बेंचमार्क मानेंगे, अगर व्यय विधि से कुछ अलग निकलता है तो उससे हम उसको एडजस्ट करेंगे ताकि हम जीडीपी को बेहतर बना सके। चौथा, अगर बात करें इनफॉर्मल इकोनॉमी तो हम क्या कर रहे हैं, अब एस यूज पद्धति का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग प्रॉक्सी मेथड का ना प्रयोग करके सर्वे द्वारा इनफॉर्मल सेक्टर को भी समायोजित करेंगे जीडीपी में, जिससे जीडीपी और बेहतर तरीके से बन पाए हमारा। और लास्ट जीएसटी को बात करते हैं कि जो जीएसटी पहले शामिल नहीं होता था, समायोजित नहीं होता था, क्योंकि पहले हमारा क्या था कि जीएसटी बाद में लागू हुआ था आधार वर्ष परिवर्तन होने से के बाद में। अब जीएसटी को भी समायोजित किया जाएगा हर लेवल में, भले वो प्राइवेट सेक्टर ही क्यों ना हो। इससे क्या होगा, हमारे जीडीपी के आंकड़े और प्रमाणिक और बेहतर हो सके। तो ये 5 बातें एकदम दिमाग में बैठाइए क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है। देखिए ध्यान से, तो मैं कहूं कि 2026 में हो सकता है मेंस में ऐसा सवाल पूछे, क्योंकि 2021 में इसी तरह का सवाल यूपीएससी ने पूछा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद के वर्ष 2026 के पूर्व तथा पश्चात में परिपकलन विधि में अंतर की व्याख्या कीजिए। क्या क्या अंतर रहा है, जो कि आप बेहतर तरीके से 150 शब्द में आप लिख पाएंगे, और इसको लिखने का प्रयास भी आपको करना है। इसके अलावा बात करें तो एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करो कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। भारत में आजादी के बाद प्रत्येक 5 वर्ष में जीडीपी की गणना के आधार वर्ष को परिवर्तित किया गया। कथन 2, वर्तमान में जीडीपी का आधार वर्ष परिवर्तित करके 2022-23 किया गया है। कथन 3, मौद्रिक जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल 1 कथन, बी केवल 2 कथन, सी तीनों कथन और डी सभी कथन गलत है। आपको अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना और जरूर देना है, और इसका नोट्स बनाइए, और इस आंसर को, जो आपको मेंस का एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन जो मेंस का दिया गया है, इसको भी लिखना है 150 शब्द में, जरूर लिखना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।